पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज की पुण्यतिथि है उनकी, और इस अवसर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने आज के इस दिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। और कुल्लू में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की, और एक वैचारिक दृष्टि से स्पष्ट देशभक्ति, देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ और हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ राजनीतिक पक्ष रखने वाला संगठन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए होना चाहिए, ये सोच करके जनसंघ की स्थापना हुई थी। और जनसंघ की स्थापना करने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज वही जनसंघ राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। स्वाभाविक रूप से जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, तो उनके योगदान को स्मरण करने के लिए आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। और ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक पूरे देश भर के सभी हिस्सों में, सभी जिला मुख्यालय में किया गया है। देखिए, एक तो बात बड़ी साफ जैसी है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में फाइनेंस कमीशन लगातार 11वें वित्त आयोग के बाद लगातार कह रहा है कि ये अधिकार के रूप में नहीं है, ये मैटर ऑफ राइट, ये इस तरह से नहीं है। केंद्र सरकार उन राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रही है जिनके यहाँ पर जो रेवेन्यू आता है और उसके बाद जो खर्च होता है उसमें काफ़ी गैप है, उसके लिए मदद कर रहा है। लेकिन ये मदद हमेशा के लिए होती रहेगी, हर बार होती रहेगी, ये फाइनेंस कमीशन ने लगातार 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग में बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था। और मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी 2017 से 2022 तक, तो बीच में फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन जब आया था, 15वां वित्त आयोग, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में ये बात शामिल हो सकती है कि हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हम बंद करें। लेकिन हमने, सब लोगों ने उस वक्त जोरदार ढंग से पक्ष रखा। हमने कहा कोविड का दौर इस वक्त चला हुआ है और पूरी आर्थिकी बहुत ध्वस्त हुई है राज्य की, प्रदेश, देश की, तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो आप इस वक्त बंद मत करें। आखिरकार फाइनेंस कमीशन इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ कि अगर हम बंद नहीं करेंगे तो उस पर जो रिकमेंडेशन की उनने उसको टेपर डाउन किया, यानी कि 5 साल में थोड़ा थोड़ा कम करते करते जो है उसको उस दिशा में ले जा रहे थे कि जहां रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो आने वाले समय में बंद करने के लिए एकदम जोर का झटका ना लगे किसी राज्य को। इस बात को प्रदेश सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हम पहले भांप लेना चाहिए था। और मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि जब फाइनेंस कमीशन ने पिछले बार ही कह दिया था कि आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपको नहीं मिलेगी, तो अब की बार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का ना देने का ये फैसला एकदम अचानक नहीं है, ये बड़ा बार बार कहा जा रहा था। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है उनकी, हिमाचल में और तेलंगाना में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पूछना चाहिए कर्नाटक को कि उन्होंने क्यों जोर डाला फाइनेंस कमीशन के ऊपर कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हर हालत में बंद होनी चाहिए, किसी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। जब फाइनेंस कमीशन वहां पर कर्नाटक में विजिट किया तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा, दिल्ली में जो गए फाइनेंस कमीशन से मिलने तब उस वक्त भी यही कहा, तो उनको भी पूछना चाहिए। तीसरी बात, आगे बढ़ करके अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जब मिल रही थी तब भी विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में बंद ही थे पिछले 3 साल से, जब से 3.25 साल से सरकार बनी है। विकास कार्य तो पूर्ण बंद है, संस्थान बंद किए हैं। और अब जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने अभी प्रेजेंटेशन दी, मैं तो प्रेजेंटेशन में नहीं था, हालांकि वो चिट्ठी उन्हें जेब में डाल करके सबको दिखा रहे हैं कि जयराम ठाकुर को हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन उनको ऐसी ओछी राजनीति में नहीं लगना चाहिए। प्रदेश के सामने जो संकट है उस पर बात करनी चाहिए। चिट्ठी बैकडेट से लिखी गई,
6 तारीख को चिट्ठी छापी गई, 7 तारीख को चिट्ठी मेरे वहाँ पर शिमला में भेज दी गई और 8 तारीख को मीटिंग रखी थी। हमें तो इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप अगर गंभीर हैं तो इस सारे विषय को लेकर के आपको चर्चा करने की आदत उनकी नहीं है। ना कैबिनेट के साथियों की चर्चा करते हैं, ना कैबिनेट के साथ दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, ना पॉलिटिकल कुलीग्स के साथ चर्चा करते हैं। अब जाकर के फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन गए कि हमको सारी सब्सिडी विड्रॉ करनी पड़ेगी, हमको सारे जो है एरियर और ड्यूज जो खास तौर से जो कर्मचारियों के वो फ्रीज करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, हम डीए नहीं दे पाएंगे, हम एरियर नहीं दे पाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि विकास कार्य हमको पूर्ण रूप से बंद करने पड़ेंगे और सब्सिडी बंद करने का मतलब है कि बहुत सारा उसका इम्पैक्ट होगा। और यहाँ तक कि हद तो तब हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसको भी बंद करने की दिशा में फैसला लिया जा रहा है। हिम केयर का पैसा नहीं देंगे, ये भी तय कर दिया। सहारा योजना का पैसा नहीं देंगे, ये भी तय कर दिया। बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। कहा तो गारंटी तो उनने 300 यूनिट बिजली फ्री की दी थी और जो महिलाओं के लिए जो उनने बात कही थी, अब आप कल्पना करिए, अभी 1 हफ्ते पहले, लगभग 10 दिन पहले मुख्यमंत्री कांगड़ा जा करके वहाँ घोषणा करते हैं सुलह में कि 31 मार्च के बाद आपको 1500 रुपये हर महिला को दे दिए जाएंगे। क्या उनको आभास नहीं था कि ऐसे हालात? उनको इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने जब सरकार बनी तो उस वक्त भी यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऋण लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनी हैं, जिसमें कांग्रेस की भी शामिल है, सबसे कम ऋण हमने लिया। मैंने 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए लिया। यहाँ कांग्रेस की वर्तमान सुक्खू जी की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए 3 साल में ले लिया। 1,10,000 करोड़ रुपए का ऋण हो चुका है। और ऐसे में हमें नहीं, हम अगर ऋण लेते थे, जो आपके समय में जो हिमाचल प्रदेश में ऋण ले रखा था उसकी किस्तें अदा करने, उसका ब्याज अदा करना, और हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे थे, हर जगह विकास के कार्य। आप तो ऋण भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही है, योजनाएं आप बंद कर रहे हैं, संस्थान आप बंद कर रहे हैं, विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये प्रश्न तो उनसे ही पूछना चाहिए। हम उस पर चिंतन विचार करने के बाद फैसला लेंगे। जो भी करेंगे, पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। आखिर सरकार ने गारंटियां दी और मैं यही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार नहीं सैकड़ों बार बोला है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा और 2032 में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। वो फार्मूला जो आपने बता के रखा है, छुपा करके रखा है, उसको बताइए मेहरबानी करके। और इस वक्त उस फार्मूले की सख्त ज़रूरत है। कृपा करके पूरे प्रदेशवासियों को उस फार्मूले को आप जाहिर करें कि आपने क्या ऐसी योजना बना करके रखी है कि 2027 में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सर,